हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे इंसानों की है जिसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ खदानों को खोदने में लगा दी। पर ऐसी वैसी खदान नहीं, बल्कि सोने की खदान, जिसमें इतना सोना भरा हुआ है कि वो अपने साथ कई और लोगों को भी अमीर बना सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है क्यानी नाम के शख्स को देखते हैं जो कि माइनिंग कंपनी चलाता है, और ये काम पहले उसके दादा किया करते थे और फिर उसके डैड, और अब वो करता है। इन लोगों का काम है दुनिया के कुछ ऐसे हिस्सों को ढूंढना जहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड माइन हो, वहां जाकर खुदाई करना और फिर जो कुछ भी मिलता है उन्हें ये बांट लेते हैं। और ये काम ये जनरेशन पिछले 100 सालों से कर रही है। यहाँ ऑफिस में कैनी की गर्लफ्रेंड केन भी आई है, जिसे लगता है कि कैनी की सच में कोई सोने की खदान है, वो बहुत अमीर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसे समझाता है कि हमारा काम अलग है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसे एक गोल्ड वॉच भी गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो बेहद खुश होती है। यहाँ से कैनी अपने डैड के पास जाता है, जो उसे कुछ बिजनेस टिप देते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने सब्र को खोना नहीं है, क्योंकि हमारा काम में कितना भी समय लग सकता है और ये काम आगे जाकर और भी मुश्किल होने वाला है, इसलिए तुम होशियारी रखना। कैनी हाँ में हाँ करता है और फिर यूं ही देखते देखते 7 साल का समय बीत जाता है। इन बीते सालों में बहुत सी चीजें बदल गई थी, जैसे कि अमेरिका की सरकार, कैनी का ऑफिस जो कि अब एक बार में है क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है, और उसकी शादी भी हो गई है। जैसे जैसे समय बीता चला गया है, इन लोगों का काम काज बहुत कम हो गया है, जिसके साथ साथ इनके इन्वेस्टर भी चले गए जो कि इन्हें पैसे दिया करते थे। इसलिए कैनी अब हर समय इसी सोच में रहता है कि कहीं से कोई जुगाड़ मिल जाए, वो फिर से अपने काम को शुरू कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे करके अब जो बचा हुआ काम है वो भी ठप होता जा रहा है। लेकिन कैनी को उम्मीद थी कि वो कर दिखाएगा, इसीलिए वो खोज में लगा रहता। और फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि उन्हें एक जगह मिल गई है जहां पर सोना मौजूद हो सकता है। अब अगला काम था इन्वेस्टर से बात करना, और उनमें एक इन्वेस्टर पैसे लगाने के लिए मान भी जाता है। लेकिन वो खुद कैनी से बात करने के लिए नहीं आता, बल्कि अपने 2 लोगों को भेजता है जो उसके इस काम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और ये डील भी उसके हाथ से निकल जाती है। कैनी अब टूट चुका था और वो बहुत शराब पीने लगता है। लेकिन इस बुरे वक्त में केन उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके साथ ही रहती है और वो उसे हौसला देती है कि जरूर तुम्हें एक ना एक दिन कुछ ऐसा मिलेगा जिससे सभी लोग हैरान हो जाएंगे। कैनी भी इसी उम्मीद में सो जाता है, लेकिन आज उसे एक सपना आता है जिसमें वो इंडोनेशिया के जंगलों को देखता है, जहाँ पर कुछ ऐसा था जिसकी खबर बहुत ही कम लोगों को थी। और उसी में से एक आदमी था माइकल, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है। उसने हाल ही में एक कॉपर माइन को खोज निकाला था, जो कि एशिया की सबसे बड़ी माइन थी। उसे कुछ ऐसी खदानों के बारे में भी पता था जहां पर सोने की खदान हो सकती है, लेकिन वहां के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी कैनी की आंख खुल जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो माइकल के साथ मिलकर जाएगा, क्योंकि उसे एक उम्मीद दिख रही थी। वो केन से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर वो मना करती है कि तुम्हें कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए, इसमें तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अब वो मन बना चुका है और सिर्फ अपने सपने के ऊपर वो दांव खेल रहा है, और इसीलिए वो केन से उसकी सोने की वॉच को बेच देता है और उसी होटल में जाता है जहाँ पर माइकल ठहरा हुआ था। कुछ देर के बाद वहां पर उसकी एंट्री होती है। वो कैनी को देखकर समझ जाता है कि इसकी हालत बहुत ही बुरी है, लेकिन आजकल माइकल के भी दिन कुछ खास नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है। जिसके बाद कैनी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तुम्हें लगता है कि उन जंगलों में कुछ है, और मेरा भी यही मानना है, वहाँ जरूर कुछ न कुछ है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। मैं अपने सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम जरूर कुछ न कुछ ढूंढ निकालेंगे जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आई तो ना बोल दो, मैं आज ही यहाँ से फ्लाइट लेकर लौट जाऊंगा। माइकल कहता है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, और वहां से जाने लगता है। पर जाते जाते वो उसकी आंखों में देखता है और उसे शायद पता चल चुका था कि जिस शख्स को उसकी तलाश थी शायद वो उसे मिल चुका है। वो अपना इरादा बदल देता है और हाँ कर देता है। जिसके बाद क्या होना था, वो दोनों एक बोट से जंगल किनारे जाते हैं जहाँ पर माइकल कई बार आ चुका है। वो इस जगह को गोल्ड हब कहता है, और उस जगह पे लोग भी रहा करते थे जिन्हें पता था कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है, इसीलिए वो उसकी खोज भी किया करते थे। लेकिन उनके पास वो सामान, वो इक्विपमेंट, वो जानकारी नहीं थी जिससे कि वो बल्क में सोना निकाल सके। जब कैनी उस जगह को देखता है तो हैरान रह जाता है। शायद उसे वो जगह मिल गई थी जिसकी उसे बरसों या फिर ये कहें कि सदियों से तलाश थी। वो जगह को देखकर कहता है कि सेम यही चीज मेरे सपने में आई थी। इसके बाद माइकल उसे बताता है कि ये अमेरिका नहीं है, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर हमें हर चीज के लिए परमिट और पैसा चाहिए होगा। तो वो कहता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत है। तो माइकल सभी वर्कर और मशीन के हिसाब लगाकर बताता है कि कम से कम हमें $7 लाख चाहिए। दोनों अपनी सारी जमा पूंजी लगाने को तैयार थे, इसीलिए कैनी एक नैपकिन पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें लिखा था कि अगर फायदा हुआ तो वो 50-50 होगा, अगर नुकसान हुआ तो वो भी 50-50 होगा। जिसके बाद दोनों उस पर साइन कर देते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को माइकल अपने पास रख लेता है।
अब उस दिन कैनी वापस अमेरिका लौट आता है क्योंकि उसे अब इन्वेस्टर ढूंढने थे। उधर इंडोनेशिया में वो मशीन और मजदूरों का बंदोबस्त कर रहा था। कैनी उसे कॉल करके बताता है कि मैंने $3 लाख का बंदोबस्त कर लिया है, जिसे लेकर मैं कल वहां आ रहा हूँ। वो मान जाता है, हालांकि ये बहुत कम पैसे थे, लेकिन फिर भी दोनों इसी में काम चलाने वाले थे। सभी लोग लग जाते हैं उस जगह पर खुदाई करने के लिए। सभी मशीन भी फिट हो गई थी, सारे वर्कर भी आ गए थे। जैसे कि कोई काम शुरू होता है तो शुरू में बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी था। अब हर एक दिन खुदाई के बाद वहां से निकले हुए पत्थर लैब में भेजे जाते थे। फिर उसकी रिपोर्ट आती थी जो कि निगेटिव में थी, लेकिन दोनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके सारी रिपोर्ट नेगेटिव आने लगती है तो कैनी का भी सब्र का बांध टूट जाता है। वो हारा हुआ महसूस करने लगता है, पर माइकल उसे समझाता है कि इस काम में सब्र की जरूरत है, हमें कुछ दिन और देखना चाहिए। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए और वर्कर को भी कुछ नहीं मिला तो वो काम छोड़कर जाने लगते हैं। कैनी उनके सामने हाथ जोड़ता है, उनके पैर पड़ता है, लेकिन वो नहीं रुकने वाले थे और वहां से चले जाते हैं क्योंकि किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा ये सभी लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। और इसी बीच कैनी को मलेरिया भी हो जाता है, जो एक दूसरी मुसीबत थी। अब इस चीज को देखकर माइकल कहता है कि हमें ये काम रोकना होगा, वरना हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन कैनी नहीं मानने वाला था। वो सब कुछ दांव पर लगाकर यहाँ पर आए और ऐसे खाली हाथ घर नहीं लौट सकते, और इसीलिए उन्हें कुछ तो करना होगा। पर अब ये बस 2 ही बचे हैं इस पूरी जगह पर। कैनी उसे कुछ क्रेडिट कार्ड देता है जो उसके डैड के थे, जिसमें कुछ ही पैसे बचे हुए थे। वो उसे कहता है कि इसे जो कुछ भी हो सके करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माइकल उस गांव में जाता है जहां से लोग काम करने के लिए आए थे, लेकिन वहां एक आदमी उसे अपने घर ले जाता और उसे दिखाता है कि उसके बच्चे खराब पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज करवा सके। माइकल उन्हें बताता है कि उन्हें कुछ ही दिनों में सोना मिल जाएगा, इसमें उनकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो गांव में वाटर फिल्टर भी लगवा देता ताकि वो लोग साफ पानी पी सके, जिससे वो मान जाता और फिर से काम शुरू हो जाता। यहाँ पर कैनी की तबीयत भी बहुत ही खराब थी, लेकिन माइकल उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके साथ ही रहता और उसका ख्याल रखता, क्योंकि वो उसे ताकत दे रहा था और उसका हौसला बढ़ा रहा था। अब एक दिन जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले माइकल से यही सवाल करता है कि क्या हमें कुछ मिला, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पिछली 14 रिपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला है जो कि इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर गोल्ड नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिपोर्ट आई है जिसमें थोड़े से गोल्ड के पार्टिकल को देखा गया। अब ये सुनकर कैनी अपनी सारी दर्द और पीड़ा भूल जाता है, उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि यहाँ से अब इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। कैनी जोर जोर से चिल्लाता है कि अब हमारी खुद की खदान होगी जिसमें बस हमारा हक होगा। इसके बाद क्या होना था, इस बात की खबर फैल जाती है कि कैनी की वॉशा कंपनी को इंडोनेशिया में गोल्ड मिला है, जिसमें लगातार वो माइनिंग कर रहे हैं। अब देखते ही देखते इनकी किस्मत चमकने लगती। जिस इन्वेस्टर ने कैसी से मिलने के लिए मना कर दिया था, वो खुद उसे मिलने के लिए आता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ प्रिंट हो जाती है कि वॉर्शा ने एक माइन ढूंढ निकाली है। सभी लोग अब इस चीज़ में पैसा लगाना चाहते थे। कुछ दिन बाद कैनी एक लैंड खरीद लेता है, जिसे केन बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो यहाँ पर घर बनाने वाले। इसके बाद वो एक ऑफिस भी लेता और माइकल को भी अमेरिका बुलाता है आगे की डील करने के लिए, क्योंकि वो उसका पार्टनर है। अब नए ऑफिस में और भी ज्यादा लोग ज्वाइन होने लगे थे। एक दिन उनके पास एक बैंक से ऑफर आता है जो उनकी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता था, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी कंपनी में कोई और भी हिस्सेदार बने। हाँ, अगर वो पैसे लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, जो कि प्रॉफिट होगा उसे दे दिया जाएगा। लेकिन वो बैंक मैनेजर कहता है इसके लिए हम उस माइन को खुद की आंखों से देखना चाहते हैं, असल में वहां पर कुछ ऐसा भी है या फिर नहीं। तो वो मान जाता और फिर उन लोगों को वहां लेकर जाता, जहां पर उन्हें कुछ गोल्ड के टुकड़े भी मिल जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कैनी को $20 मिलियन मिलते हैं, जिसके साथ ही वो बन जाती है अमेरिका की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी। सभी लोग कैनी से मिलना चाहते थे, उसे बात करना चाहते थे। वो एक सुपरस्टार बन गया था और इसी खुशी में वो एक पार्टी भी रखता है जिसमें सभी लोग मौजूद थे। यहाँ भी वो होता है जो आम तौर पर होता था। पैसे आने के बाद लोग अपने पुराने यारों को भूल जाते थे। कैनी भी यही करता है, वो केन से दूर होने लगता। जिसने उसका बुरा वक्त में साथ दिया था, वहां मौजूद एक रेशेल नाम की लड़की से वो मिलता है और इस बात से लेकर उसके और केन के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें केन उसे कहती है कि ये लोग तब तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं। लेकिन कैनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही मस्ती में मगन था। उसकी दुनिया अलग हो गई थी। उसने रेशेल को चुना और केन को छोड़ दिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि रेशेल एक धोखेबाज किस्म की लड़की है, खूब अय्याशी करता है। वो अपने मकसद को भूल गया था और उसे एक बार जरूर ये सोचना चाहिए कि ये अभी बस कुछ ही गोल्ड मिले हैं। उसे जितने वहां पर रहने वाले लोगों को भी आए दिन मिला करते थे, उसे कुछ बड़ा चाहिए था, तभी वो सबके पैसे लौटा सकता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने मिशन पर होता है तो वहां पर उसे मिलने के लिए मार्क हेनरी आता है, जो कि माइनिंग के फील्ड का बादशाह है और कैनी का सबसे बड़ा कंपटीटर भी।
वो उसे कल वॉल स्ट्रीट पे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ जाकर कैनी को पता चलता है कि उसने जिस बैंक से पैसे लेने के लिए मना किया था उसी ने माइकी को यहाँ पर बुलाया है और अब वो उसकी वॉशर कंपनी में हिस्सा लेना चाहता है, जो कि कैनी को पसंद नहीं आता। हालांकि इस डील से बैंक और कैनी दोनों को बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इसमें उन्हें $300 मिलियन मिलने वाले थे, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है और सबके सामने माइक को बेइज्जत करता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता। शायद कैनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माइक एक बड़ा खिलाड़ी है और वो ये साबित भी कर देगा। उसने इंडोनेशिया गवर्नमेंट को खूब पैसे खिलाए ताकि वो जाकर उस माइन को बंद कर दे, और होता भी ऐसा ही है। कुछ 2 दिन के अंदर वो माइन पे पुलिस पहुंच जाती है। माइकल उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते, जिसके बाद वो अमेरिका कॉल लगाता है और कैनी को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये काम जरूर माइक ने किया होगा। अब ये सुनकर माइकल बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। उस दिन रात में जब कैनी उदास हो जाता है तो वो सबसे पहले अपने उसी इंसान को कॉल लगाता है, यानी कि केन को। केन उसे समझाती है और हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन बाद कैनी माइकल से मिलने के लिए जाता है। पहले उन दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद दोनों साथ बैठते हैं और फिर माइकल उसे बताता है कि गोल्डन हब जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मेरी थ्योरी झूठी थी जो कि मैंने उस समय बनाई थी जब मुझे काम से निकाला जा रहा था। इस थ्योरी की वजह से मेरी जॉब बच गई, लेकिन न जाने तुम्हें कहां से मेरा सपना आ गया और फिर एक दिन तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वही थ्योरी को लेकर वो उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, हमें वो जगह भी मिल गई जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं था। कैनी उसकी बात समझता है, पर यहाँ माइकल कहता है कि हमें सबसे पहले उस माइन को फिर से अपने अंडर लेना होगा, जिसके लिए मैं एक इंसान को जानता हूँ। वो दोनों असल में इंडोनेशिया के किंग के बेटे के पास जाते हैं, जिसका नाम था डैनी। माइकल को पता था कि वो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान है। अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो इनका काम बन जाएगा। इसीलिए कैनी सबसे पहले एक कार्डिलैक कार मंगवाता है, जो कि डैनी की पसंदीदा थी। जिसके बाद वो लोग बैठकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर कैनी उसे कुछ बताता है कि यहाँ पर उसकी एक शर्त थी। वो काम तो कर देगा, पर बदले में उसे उस माइन का 85% चाहिए था। अब दोनों थोड़ी देर सोचते हैं कि 85% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है, और फिर हाँ कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वहाँ पर डैनी भी कहता है कि माइक बहुत ही ताकतवर आदमी है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो उन्हें अपने एक टाइगर के पास लेकर जाता है और कहता है कि जिसके पास जाकर वापस जिंदा कोई भी लौट नहीं आए। अगर तुम ये काम कर दो तो हमारी डील पक्की हो जाएगी। डैनी मान जाता है और अंदर जाता है, और वो टाइगर उसे कुछ नहीं करता, जिससे वो बहुत खुश होता है और उसकी डील हो जाती है। और यहाँ पर उनकी माइन उन्हें मिल जाती है, जिसके बाद इनकी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाती है। सब कुछ ठीक होने लगता है। यहाँ कैनी अब केन के पास जाना चाहता था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो किसी और के साथ बिजी है, इसीलिए वो वापस आ जाता है। उधर वॉल स्ट्रीट की बैंक की हेड को जब पता चलता है कि उसके मैनेजर ने माइक के साथ मिलकर उस माइन को बंद करवाया था, तो वो उसे जॉब से निकलवा देते हैं, क्योंकि दोस्तों कर्मा हिट बैक। अब एक दिन कैनी को एक पार्टी के लिए इन्विटेशन आता है, जहाँ पर उसे एक स्पीच भी देनी होती है, तो वो अपने बीते दिनों को याद करके रोने लगता है। स्पीच पे खत्म होने के बाद कुछ देर बाद ही माइकल वहां से चला जाता है। और दोस्तों, ये आखिरी बार था जब कैनी ने माइकल को देखा था, क्योंकि जब वो अगले दिन अपने ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो वहां पर कई लोग खड़े थे जो कैनी को मारना पीटने लगते हैं। दरअसल उसकी कंपनी बर्बाद हो गई थी, किसी ने उसकी कंपनी के आधे शेयर बेच दिए थे, और वही न्यूज में चलाया जाता है, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस गिर जाते हैं। कैनी ने सभी के साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि जिस गोल्ड माइन को वो निकालता था वो असल में वो रिवर के थे, वो फेक थे, पर उस समय किसी को ये पता ही नहीं था। सभी लोग अपने ही मजे में थे, यहाँ तक कि कैनी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो असल में गोल्ड नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि वो इंडोनेशिया तो बहुत ही कम बार जाया करता था और वहाँ पर ज़्यादा समय माइकल गुजारा करता था। इसके बाद उसके पास एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि किसी आदमी ने उसके $100 मिलियन के शेयर को बेच दिया है। कैनी हैरान हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में माइक ऐसा कर सकता है। खैर, यहाँ पर कैनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो गलती को मान लेता और वॉशर कंपनी को बंद कर दिया जाता है। ये उस सदी का सबसे बड़ा स्कैम होता है, जिससे किसी की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब उसके पास FBI वाले आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि उसने अभी तक अपने सारे शेयर को बेचा नहीं है। क्या वही ये सब तो नहीं कर रहा है? लेकिन कैनी मना कर वो बताता है कि किसी ने $160 मिलियन दुनिया के अलग अलग हिस्से में ट्रांसफर किया है। ये शायद तुम्हारा पार्टनर ही हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में आखिरी बार देखा गया था, जहाँ पर उसे आर्मी वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे उन्होंने चॉपर से नीचे फेंक दिया। लेकिन कैनी कहता है कि ये झूठ है, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, सब कुछ उसी ने किया। लेकिन आर्मी वाले कहते हैं कि हमारे पास उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी लाश आर्मी को जंगल में मिली।
खैर अब यहाँ पर कैनी अपने शेयर को बेच देता है और जितने भी पैसे लोगों के थे वो उन्हें दे देता है और वापस अपने घर यानी कि केन के पास लौट आता है, जो उसे देखकर बहुत खुश थी। 2 महीने के बाद उसके पास एक लेटर आता है जिसे खोलने पर उसके अंदर उसे एक नैपकिन मिलती है जिसमें उसने माइकल को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उसके साथ उसमें $80 मिलियन का चेक भी था, जो किसी और का नहीं बल्कि माइकल ने भेजा था, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था और वो इतना बड़ा स्कैम करके भाग निकला। लेकिन उसने कैनी को धोखा नहीं दिया, उसने प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसे दे दिया जैसे कि उन्होंने वादा किया था। कैनी को यकीन हो जाता है कि सच में वो एक सपने की तरह था। जब उसकी आंख खुली तो वो गायब हो गया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।